अल्टीमेट हेल्प इज़ द सीनियर्स। तो सीनियर्स तुम्हें मार्किंग्स देंगे, वही पढ़ के जाना है, वही करना है। एंड हमें एक प्रॉपर इंट्रो देना होता है अपने सीनियर्स को शुद्ध हिंदी में और आंखें नीचे करके, तो वो बहुत मज़ा आता है। इट्स फन। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल और है और तुमने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की तो ठीक है, कर लो, एक ट्राई और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। MBBS की सीट मिलना इज़ वर्थ इट, और ये ऐसे तो मिलती नहीं किसी को। यू आर डिजर्विंग, तभी तुम्हें मिल रही है। MBBS तुम किसी भी कॉलेज से करो, डजंट मैटर, तुम्हें बस पढ़ना है, तुम्हें 5 साल पढ़ना ही है। तुम चाहे कहीं से भी पढ़ो, तुम चाहे सेंट्रल कॉलेज से पढ़ो, तुम पेरीफेरी से पढ़ो, तुम बाहर से पढ़ो, तुम कहीं से भी पढ़ो। हॉस्टल लाइफ इज़ फन। अगर तुम हॉस्टल जाते हो ना तो तुम्हें बहुत मज़ा। 1 हफ्ते तक पानी नहीं आया था। तो हमने किया क्या, उस दिन मतलब तब बहुत मानसून का सीज़न था, तो उस टाइम काफ़ी एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, तो हम अपनी अपनी बाल्टियाँ लेकर बाहर गए, बाल्टी में पूरा पानी भरा, बारिश का पानी, और अगले दिन उसी से ही सारा नहाया धोया। तो इंद्रदेव ने बचा लिया तुम लोगों को। उस दिन हमें बचाया उस दिन। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ जो जुड़ने वाली है दैट इज डॉक्टर मानसी रैना। शी इज MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, हिमाचल प्रदेश। तो आज हम उनका वेलकम करते हैं और उससे जानेंगे मानसी से कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा MBBS फर्स्ट ईयर का, और भी काफ़ी सारी बातें होंगी। ओके, लेट्स वेलकम मानसी रैना। तो वेलकम बेटा मानसी। तो कैसा चल रहा है आपका कॉलेज? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट ईयर सक्सेसफुली पास आउट करके आप अब सेकेंड ईयर में आ चुके हो, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, और थैंक यू फॉर रेफरिंग मी एज डॉक्टर। बट डॉक्टर बोलने में तो बहुत आसान लगता है, बट इट टेक्स इयर्स टू बिकम अ डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर। या वेलकम बेटा। तो अब आप बताओ, सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे MBBS स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी और बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो MBBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। तो आपका MBBS फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मेडिकल कॉलेज में पहली बात एडमिशन हो जाना बहुत बड़ी बात है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत फन था, बहुत मज़ा आया। और सबको एंजॉय भी करना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर इज़ द फेज़ जब आप एकदम से एक अलग क्राउड में ओपन अप होते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिपरेशन फेज़ जो आपका ख़त्म हो चुका होता है नीट के बाद, एंड बहुत ही अच्छा वो मोमेंट रहता है, बहुत ही इन्जॉयफुल रहता है। आप अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह के लोगों से मिलते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फर्स्ट ईयर इज़ बेसिकली द लर्निंग स्टेज, आई थिंक, कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा। ओके, ग्रेट। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं MBBS इज़ नॉट वर्थ इट। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी वर्थ है। MBBS इज़ समथिंग यूनिक इस दुनिया के लिए, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। तो लेकिन कुछ लोगों का ओपिनियन ऐसा भी होता है कि MBBS इज़ नॉट दैट मच वर्थी कि एक बच्चा MBBS करे, ड्रॉप करे। तो इस बारे में क्या है? ओके, तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, आई रिस्पेक्ट देम ऑल। बट क्योंकि मैंने MBBS प्रेफर किया है, इट वाज माय चॉइस, और आई एम फुली सेटिस्फाइड, और मुझे बहुत अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट वर्थ इट। तो हाँ, ये मिथ हमें, ये जो एस्पिरेंट्स है स्पेशली, उनके मन से डाउट क्लियर करना है कि इट इज़ वर्थी। एग्जैक्टली, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा क्योंकि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे, सब को करिकुलर एक्टिविटीज़, देखो सबका अपना इंटरेस्ट है, आई कांट से, तो सब अलग अलग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह जिसमें भी गया, और सब लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं अपनी अपनी सुंदर सुंदर वीडियोस डालते हैं, फोटोज़ डालते हैं। तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, मुझे भी लगता है। मैं भी जब अपनी फ्रेंड्स की देखती हूँ तो लगता है कि यार ये तो बहुत मज़े कर रहे हैं, और मैं क्या यहाँ कमरे में बैठ के पढ़ रही हूँ। नहीं तो तू भी तो अपनी सिंगिंग की वीडियोस डालती है। हाँ सर, वो एज अ टाइम पास है मेरे लिए, तो मतलब अच्छी बात है। वो भी मैं अपने आप को एंजॉय करने के लिए थोड़ा बहुत अपने लिए सेपरेट टाइम निकालती हूँ, उसमें सिंगिंग वगैरह वो सब करती हूँ। तो मतलब ऐसा लगेगा हमें अलग अलग अपने फ्रेंड्स को देख के, अपने स्कूल फ्रेंड्स वगैरह को देख के, कि वो यहाँ जा रहे हैं, उनके इतने फेस्ट्स हो रहे हैं, आज कोई आ रहा है, कल कोई आ रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं। बट नो, ऐसा नहीं है। मतलब 5 to 10 years डाउन द लाइन यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योरसेल्फ। तो है, डिफ़िकल्ट है 5.5 years काटना, बहुत मज़े भी आएंगे, डिफ़िकल्ट भी है,
बट अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो यू हैव टू डू इट, ऐसा कुछ नहीं है। एंजॉयमेंट तो अच्छा खासा होता होगा मेडिकल कॉलेज में भी। हाँ, ये भी एक बच्चों का मिथ हो जाता है कि नहीं एमबीबीएस में तो मतलब एक ऑनेस्टली एक टीचर भी थे केमिस्ट्री के, उन्होंने भी मुझसे बोला कि नहीं सर मैं तो अपने बच्चे को एमबीबीएस नहीं कराऊंगा, बहुत पढ़ना पड़ता है, दिन रात पागल हो जाता है बच्चा। ऐसा ही है, ये एंजॉयमेंट है? ऐसा तो है ही, दिन रात पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब यू विल वेस्ट होल डे और लास्ट में आप रिग्रेट करोगे कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको पूरी रात जाग के पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो तो ऐसा है ना कि होल डे वेस्ट करके रात में पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, अगर थ्रू आउट पढ़े तो भी ऐसा है कि मतलब 24 आवर्स किताबी कीड़ा तो नहीं बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मतलब आप क्योंकि कॉलेज है तो यू गेट बहुत सारा एक्सपोजर, तो आपको हर एक चीज़ में जाना चाहिए, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज यही वो 5-6 साल होंगे जहाँ आपको एक नए क्राउड से एक्सपोजर मिलेगा। और हर एक चीज़ में आई थिंक यू मस्ट पार्टिसिपेट, तभी आपको पता लगेगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो आप सिर्फ अगर किताबों में ही रह जाओगे तो किताबी नॉलेज इज़ गोइंग टू डू नथिंग। हाँ इम्पॉर्टेंट है, बट सिर्फ किताब होना इज़ नॉट नेसेसरी। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको बात करने का तरीका भी आना चाहिए। मतलब जैसे अब हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह लगी है सेकेंड ईयर में, तो ज़्यादा मतलब हम तो अभी सेकेंड ईयर में तो इतना कुछ करने को नहीं है, बट स्टिल जैसे हम पेशेंट्स को देखते हैं, हम अपने डॉक्टर्स को देखते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप्स कर रहे हैं, और हम उनसे कैसे बात करें, उनसे क्या पूछे, वो सब। तो मतलब यू हैव अ लॉट टू लर्न। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ किताब पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किताब से ही आपका बेस बनेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बेसिक चीज़ आपको किताब बताएगी। बट प्रैक्टिकल नॉलेज व्हेन यू एंटर द हॉस्पिटल, एंटर द फील्ड, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो ओवरऑल इट इज फन लविंग आल्सो और हार्ड वर्किंग फील्ड तो है ही। आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में मतलब बहुत रोट लर्निंग है, सेकेंड ईयर में भी रोट लर्निंग है, लेकिन मज़ा भी आएगा जब आप बाहर क्लिनिकल फील्ड्स के लिए जब पोस्टिंग्स वगैरह होंगी। तो हेक्टिक भी काफ़ी होता है। हमारे जो सीनियर्स हैं मतलब हम उनको देखते हैं तो जैसे वो लगे रहते हैं, उनको देख के भी हमें काफ़ी फील होता है। बट अगर आप इस लाइन में आए हो, शिद्दत से आए हो, तो बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, डॉक्टर बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड वाली बात है। ओके, तो अच्छा देन आपका फर्स्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस था वो आपने शेयर किया, लेकिन क्या फर्स्ट ईयर में प्रोफेसर पढ़ाते भी हैं एमबीबीएस कॉलेज में, या सब कुछ इट इज अप टू स्टूडेंट्स एंड अप टू यू? फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। सेकंड ईयर का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो जो हो ही गया। हाँ तो सच बताऊं? हाँ बिल्कुल सच बता। ठीक है, तो अभी हमारे कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में मोस्टली स्पून फीडिंग हुई है। ओके, लेकिन पढ़ना खुद भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो नहीं पढ़ाते जो पेपर में आ जाती है। सो अल्टीमेट हेल्प इज़ द सीनियर्स। तो सीनियर्स तुम्हें मार्किंग्स देंगे, वही पढ़ के जाना है, वही करना है, एंड फर्स्ट ईयर डन। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसा है। और सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में कोई नहीं आता क्लास में पढ़ाने। अच्छा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ। सब खुद करना पड़ेगा, मतलब नहीं आते, कोई नहीं पढ़ाने आता हमें। तो ओवरऑल बस सीनियर्स हेल्प आउट करते हैं। हमें खुद रीच करना होता है अलग अलग सोर्सेज पे, लाइब्रेरी जाके पढ़ो, सीनियर से हेल्प लो, कुछ भी करो। तो बेसिकली अगर कोई भी क्लास में आता है तो हम लोग तो सो जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। वो आते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, चले जाते हैं। तो बेसिकली ये बात जो एक मिथ है, ये फैक्ट है, मिथ नहीं है कि बच्चे अटेंडेंस के लिए कॉलेज अटेंड करते हैं। तो तभी जाना ही पड़ता है। छुट्टी में बहुत कम छुट्टियां लेती हूँ, मतलब इसीलिए यहाँ आना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अटेंडेंस चाहिए। दैट 75% अटेंडेंस इज मस्ट। चाहे तुम उसमें कुछ भी करो, तुम सो, तुम्हें जो मर्जी करना है करो, बट अटेंडेंस के लिए ही हम जाते हैं। ठीक है, और एक रैगिंग का भी कंसेप्ट आता है क्योंकि सारे बच्चों का जो एस्पिरेंट्स है उनके मन में स्पेशली आता है रैगिंग होगी नहीं होगी, रैगिंग तो अलाउड नहीं है। क्या रैगिंग अभी भी होती है? हमारे कॉलेज में तो रैगिंग नहीं होती। अच्छा, इंटरेक्शन होती है। तो मतलब वो रैगिंग को थोड़ा मिनिमाइज करके एक नया नाम दे दिया, इंटरेक्शन, ऐसा, या समथिंग डिफरेंट? समथिंग डिफरेंट भी कह सकते हैं। मतलब इट्स नॉट पर्टिकुलर की लड़ाई झगड़ा या कुछ काइंड ऑफ मार झाड़ एंड ऑल। रैगिंग तो नहीं होती। अच्छा, एक इंटरेक्शन, एक्चुअली हमारा फेस्ट आने वाला जैसे, तो हम सारे सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक प्रॉपर इंट्रो देना होता है अपने सीनियर्स को शुद्ध हिंदी में, और आंखें नीचे करके, तो वो बहुत मज़ा आता है। इट्स फन। हम अपने सीनियर्स को जान पाते हैं, सीनियर्स हमें जान पाते हैं। तो हमारे कॉलेज में कॉन्सेप्ट है एक शाही शौक का। सो दैट इज़ योर हॉबी। हमें अपनी हॉबीज़ बतानी होती है और परफॉर्म करना होता है उनके सामने, तो उसमें भी काफ़ी फ़न है, बहुत मज़ा आता है। मतलब हम लोग सब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपस में, तो
बाय दिस वे वी आर एबल टू इंटरेक्ट विद आवर सीनियर्स, हम उनके बारे में भी जान पाते हैं, वो हमारे बारे में जान पाते हैं, तो बहुत अच्छी एक हेल्दी बॉन्डिंग भी बन जाती है। तो रैगिंग तो नहीं बोलूंगी, एक अच्छा हाँ, दिस इज हेल्दी, आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है, दिस इज अ हेल्दी इंटरेक्शन। हाँ, थोड़ा बहुत मजाक करना, दिस इज नॉट रैगिंग। ओके, गुड, ग्रेट, फिर तो अच्छा डेवलपमेंट है, वरना 10 इयर्स पहले अच्छा रैगिंग का कंसेप्ट था, अब तो नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर उन्होंने कुछ हमसे हेल्प ले ली, मतलब नॉट हेल्प, अगर थोड़ा बहुत उन्होंने हमसे कुछ भी करवाया माइनर सा, तो लाइक प्रैक्टिकल फाइल्स, हाँ वैसे कराया तो नहीं अभी तक, बट करा सकते हैं। Okay. तो हम लोग उनसे पार्टी मांग लेते हैं कि अब डॉक्टर साहब हमें पार्टी चाहिए, तो वो पार्टी भी देते हैं। ओके, बहुत अच्छा। ओके, अच्छा मानसी, 4 आई थिंक 11th 12th ड्रॉपर, तो फिर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 4-5 साल हो गए हैं। तुझे स्कॉलर्स में जुड़े हुए, स्पेशली मेरे साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कि इस साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हुई है, रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आई है। बहुत बच्चे ऐसे हैं इस साल वाले जिनकी रैंक, जिनके मार्क्स 660 प्लस हैं। लेट्स से मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ जिनके मार्क्स 664 हैं, 666 हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। जो उन्हें मेडिकल कॉलेज मिला था वो मिला था ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज ऑफ यूपी, जिनका ये फर्स्ट ईयर एक तरह से। तो अकॉर्डिंग टू यू उन्हें एडमिशन ऑटोनॉमस कॉलेज में ले लेना चाहिए जिसका फर्स्ट ईयर है, या मॉप अप राउंड स्टे राउंड में जाना चाहिए, या उनका एक सेकंड थॉट ऑफ माइंड है कि उन्हें ड्रॉप लेके एक और बार तैयारी करनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू यू आप क्या सजेशन दोगे कि तेरे हिसाब से क्या बेस्ट है इनमें? ओके, तो अगर आपने अपना 100% पुट किया है तो ड्रॉप लेना आई डोंट थिंक इट्स वर्थ। एग्जैक्टली, ये बात तो सच है, मैं पहले भी बच्चों को बोल चुका हूँ। अगर आप एक अटेम्प्ट में अपना 100% दे चुके हो, आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा तो क्या ही कर लोगे, तो आई थिंक इट इज नॉट वर्थी टू ड्रॉप अगेन। हाँ, तो जैसे मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उसमें 513 स्कोर रहा, तो मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, वो मुझे पता है कि मैंने 11th पूरे मजे मारे थे। हाँ, 12th में ही मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है तूने 12th में बहुत अच्छे से मेहनत की थी। 12th में तू ड्रॉपर के बैच की भी क्लास लेती थी स्कूल ऑफ करके 11th की। हाँ, तो जब तू 11th भी पढ़ती थी 12th भी पढ़ती थी। 12th में तेरा बायो में 100 आउट ऑफ 100 भी थे, ओवरऑल स्कोर भी बहुत अच्छा था। हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो 12th में ही मैंने मेन प्रिपरेशन स्टार्ट की। स्टार्टिंग भी थोड़ा सा लाइट ऐसे ही गया, बट धीरे धीरे होने लगा कि नहीं अब तो करना ही है। तो 12th के एंड में आते आते देन मैंने 11th भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, बट आई न्यू कि मेरा जो भी स्कोर रहेगा दैट वाज नॉट माय 100%, तो मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। तो दैट्स वाई फैमिली ने, मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, ड्रॉप लेना चाहिए। तो दैट ड्रॉप लेना कि दैट इज़ वर्थ आई थिंक, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल और है और तुमने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की, तो ठीक है, कर लो, एक ट्राई और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू नो कि तुम्हारे 660 प्लस आ रहे हैं और तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की, दिन रात मेहनत की, 100% पुट ऑन किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा 660 प्लस स्कोर बाय चांस नहीं आया, तो आई डोंट थिंक कि ड्रॉप लेना वर्थ है। क्योंकि तुम वही एनसीईआरटी की किताबें फिर से पढ़ोगे, तुम बहुत सोशल एंजाइटी भी वगैरह वो सब हो जाता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स इतने सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तुम वही चीज़ बार बार रिपीट पढ़ रहे हो। तो मेरे साथ भी हुआ था। और फिर ये भी एक सेकंड थॉट ऑफ माइंड रहता है कि अब होगा या नहीं होगा। 100% दे दिया, अब दोबारा वही चीजें पढ़े तो क्या गारंटी है कि इस बार हो जाएगा। तो यू मस्ट थिंक ऑफ प्लान ए प्लान बी, आपको पहले से ही सोच के चलना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि ड्रॉप लेना वर्थ है इस केस में। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम और अच्छा कर सकते हो, तो यू कैन टेक अ ड्रॉप और अच्छे से पढ़ाई करो और तुम्हारा निकल भी जाएगा। ऐसा कोई कुछ वो है नहीं। ये बात एकदम सही है। लेकिन अगर किसी बच्चे के, अगेन वही क्वेश्चन, 664 666 हैं, उसे कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा, ऐसा मिल रहा लाइक ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, वो भी आई थिंक अच्छे ही होंगे, लेकिन उनका ये फर्स्ट ईयर है, वो कॉलेज ही इसी साल ओपन हुआ है। तो उसे उस बच्चे को उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या फिर स्टे वैकेंसी, जैसे कोई बच्चे बहुत चूजी होते हैं, नहीं इसी स्टेट में जाना है, इससे बाहर नहीं जाना, तो उनके लिए क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए उन्हें? ओके, तो अगर तुम्हारे स्कोर है 660 प्लस, तो आई थिंक ले लेना चाहिए अगर तुम्हें मिल रहा है, बिकॉज MBBS की सीट मिलना इज़ वर्थ इट। और ये
ऐसे तो मिलती नहीं किसी को, यू आर Exactly. डिजर्विंग तभी तुम्हें मिल रही है, तो तुम्हें सीट ले लेनी चाहिए आई थिंक, मुझे तो ऐसा लगता है। और चाहे वो उस कॉलेज का फर्स्ट ईयर या जो भी है, यार तुम्हें एमबीबीएस की सीट मिल रही है, मजाक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 25 लाख बच्चों में, इतने लाख में से यू आर वन ऑफ दोज 1 लाख स्टूडेंट्स जिनको सीट मिल रही है। और गवर्नमेंट सीट्स ही आई थिंक इंडिया में 40,000 बहुत कम है अभी तो, मतलब तुम्हें चांस मिल रहा है, तुम्हें इतने लोगों के ऊपर यू आर दो सेलेक्टेड वन जिनको वो सीट मिल रही है, तो आई थिंक ले लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि, और ऐसा है भी कि एमबीबीएस तुम किसी भी कॉलेज से करो, डजंट मैटर, तुम्हें बस पढ़ना है, तुम्हें 5 साल पढ़ना ही है। तुम चाहे कहीं से भी पढ़ो, तुम चाहे सेंट्रल कॉलेज से पढ़ो, तुम पेरीफेरी से पढ़ो, तुम बाहर से पढ़ो, तुम कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना तो तुम्हें वही है, सारी चीज़ें वही होती है, डिग्री रिमेन सेम, डिग्री रिमेन सेम, तुम्हें वही चीज़ पढ़नी है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहीं से भी करो। और तुम्हें चांस मिल रहा है तो उसको छोड़ो मत, बिकॉज यू नेवर नो कि अगले साल अगर तुम ड्रॉप लेके भी करते हो तुम्हें वो चीज़ वापस मिलेगी या नहीं, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, हर साल एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, तो कट ऑफ नेक्स्ट ईयर रैंक इन्फ्लेशन और ज्यादा हो जाए, कुछ भी नहीं पता, यू नेवर नो। ओके। एंड मानसी, हॉस्टल के बारे में बता, हॉस्टल का क्या सीन है? बहुत बच्चों को लगता है जैसे यही 664, 666 वाले बच्चे ये ऑटोनोमस में कहीं ना कहीं इसलिए भी नहीं लेना चाहते कि यूपी या कहीं के भी हॉस्टल कैसे होंगे, दिल्ली घर के पास रहेंगे, ऐसा भी बहुत बच्चों का थॉट होता है। तो तेरा हॉस्टल कैसा है, पहले तो अपने बारे में बता। हमारा हॉस्टल अच्छा है, नो डाउट। अच्छा इन द सेंस कि आपको सिंगल रूम्स मिले हैं, तो प्राइवेसी अपनी है, जो मर्जी करो, ठीक है, रूम साइज भी ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन हॉस्टल लाइफ इज़ फन जैसा भी है, मतलब लाइट्स नहीं होती हैं, कभी पानी नहीं होता है, तो उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए आई थिंक। तो अगर आप यही लेके बैठ जाओगे कि हॉस्टल्स में उसकी दीवारें ऐसी हैं, वहाँ कमरा छोटा है, तो भाई इससे क्या ही होगा, तुम्हें एट लास्ट पढ़ना ही है ना कॉलेज में जाके। तो हॉस्टल ठीक है, अगर तुम्हें इतना हॉस्टल से दिक्कत है तो पीजी कर लो, हाँ, तो डजंट मैटर, हॉस्टल लाइफ इज फन। अगर तुम हॉस्टल जाते हो ना तो तुम्हें बहुत मजा आता है। हाँ, ये मैं भी एक चीज मानता हूँ, मुझे लाइफ में इस बात का रिग्रेट हमेशा रहेगा, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा। लेकिन मेरे भाई बहन भी हॉस्टल में रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं हॉस्टल लाइफ एक अलग लाइफ है, बहुत कुछ सिखाती भी है, बहुत फन लविंग भी है, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं हॉस्टल लाइफ को। तो जिसे भी जहाँ मेडिकल कॉलेज मिल रहा है अकॉर्डिंग टू अस, उसे ले लेना चाहिए रेदर देन अ ड्रॉप, अगर आप अपना 100% दे चुके हो तो, और आप डिजर्विंग हो तभी आपको मिला है, exactly. तो ले लेना चाहिए। और हॉस्टल का अगर मैं बताऊँ तो हमें आदत है कभी कभी नोटिस कि 10 से 4 लाइट जाएगी और चली भी जाती है, फिर हम उस टाइम बाहर घूमने चले जाते हैं कि कोई बात नहीं, हॉस्टल में क्या ही करेंगे उस टाइम। तो देन उसके बाद आते हैं, लाइट तब भी नहीं होती, 8 बजे से पहले लाइट नहीं आती, और हम लोग टॉर्च जला के एक दूसरे के कमरे में जाते हैं, कैंडल लाइट डिनर करते हैं मेस में, तो बहुत फन रहता है। और हमारे एग्जाम्स थे, जब प्रॉफ एग्जाम्स थे फर्स्ट ईयर के, तब हुआ क्या था कि 1 हफ्ते तक पानी नहीं आया था। तो हमने किया क्या, उस दिन मतलब तब बहुत मानसून का सीजन था, तो उस टाइम काफ़ी, एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, तो हम अपनी अपनी बाल्टियाँ लेकर बाहर गए, बाल्टी में पूरा पानी भरा, बारिश का पानी, और अगले दिन उसी से ही सारा नहाया धोया। तो इंद्रदेव ने बचा लिया तुम लोगों को, उस दिन हमें बचाया। उस दिन काफ़ी फन था, मतलब कभी वो सब नहीं किया था। एक फन भी होता है, सीखने को भी मिलता है, 10 लोगों से बातचीत होती है, बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है, तो वो भी बहुत ही फन फेज था, तो बहुत मज़ा आया उसमें। तो ओवरऑल हॉस्टल लाइफ इज फन, एग्जैक्टली। तो बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है, नए दोस्त भी बनते हैं, कौन ठीक है, मतलब पता लगेगा हॉस्टल में जब आओगे तो कौन कैसा होता है, क्या है। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, हॉस्टल में फिर कम भी हो जाते हैं ऐसे भी। हॉस्टल के तुम्हारा फर्स्ट ईयर में तुम आओगे, तुम 10-15 लोग एक साथ होगे, देन 8, देन 4, देन 3, 2, 1, लास्ट में तुम अकेले ही रहने वाले हो। ओके, दिस इज ट्रू। और पहले ही अकेले हो अगर, अच्छी बात है। ओके, तो मेडिकल कॉलेजेस ओवरऑल आर वर्थ इट, हॉस्टल्स आर वर्थ इट, दिस लाइफ अगर आप डिजर्व कर रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो हाँ, आपको 100% एडमिशन लेना चाहिए। कॉलेज लाइफ फन होती है, मतलब हॉस्टल लाइफ बहुत मज़ा आता है उसमें, अच्छा रहता है काफी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मानसी बेटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये ज़रूर हमारे एस्पिरेंट्स को, उनके पेरेंट्स जो भी एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में, एमबीबीएस के स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एट द लास्ट, इन द एंड
कुछ सजेशंस टिप्स स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 12th के स्टूडेंट्स इस बार नीट देंगे एस्पिरेंट्स, और जिन बच्चों ने ड्रॉप ले रखा है नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम के लिए, उनके लिए लास्ट में कुछ सजेशन और टिप्स? ओके, तो अगर तुम सच में MBBS करना चाहते हो, मेडिकल कॉलेज आना चाहते हो, तो अच्छे से पढ़ाई करो। NCERT बार बार पढ़नी है, यही एक मेन चीज़ होती है। अच्छा, और तूने बायोलॉजी की NCERT कितनी बार पढ़ी थी? मोर देन 10 टाइम्स तो पढ़ी होगी। और एक चीज मैं जो करती थी, हमेशा नोट्स बनाती, शॉर्ट नोट्स बनाती थी, तो हमेशा दिखाती थी मुझे। हाँ, तो ये बहुत जरूरी टिप्स है सब बच्चों के लिए कि आपको बायो की NCERT लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बहुत बार रिवाइज करनी होगी, मिनिमम 10, तो ये तो बहुत जरूरी है। एंड बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री? ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट से हैं आप, या जो अपने NCERT के क्वेश्चंस हैं, वो सब करने तो मस्ट है। तो मतलब यू हैव टू बैलेंस ऑल 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी इजी है, हो जाएगी। बायोलॉजी में मुझे पता था मेरी काफ़ी वीक थी, तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल मतलब अच्छे से टाइम देना। जो आपका वीकेस्ट पॉइंट है, वीकेस्ट सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से टाइम दो। और फिजिक्स में मॉड्यूल लगाना, क्वेश्चंस लगाना, बुक सॉल्व करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs तो मस्ट है, करने ही करने हैं। तो और तूने स्कॉलर्स के मॉड्यूल सॉल्व किए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो मॉड्यूल कितनी बार सॉल्व किए? मॉड्यूल्स मतलब बायो के तो मैंने एक बार ही किए थे, जस्ट क्योंकि NCERT इज मोर देन इनफ। NCERT बार बार पढ़ो, सब हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स में बार बार करती थी। मतलब जब भी एक बार मैंने किया, जो क्वेश्चंस मुझसे हो गए वो हो गए, जो नहीं हुए उनको मैं मार्क करके रखती थी कि जब मैं नेक्स्ट रिविजन करूंगी तो मैं उन क्वेश्चंस को फिर से करूंगी। या जो डाउट्स आए जो मुझसे फर्स्ट टाइम नहीं सॉल्व हुए, तो मैं अभिषेक सर के या सुधांशु सर के पास गई, उनसे सॉल्व करवाए, देन उसको मार्क कर लिया। मेरा होता क्या था, मेरी एक अलग नोटबुक होती थी जिसमें मैं वो क्वेश्चंस लिख के रखती थी जो मुझसे नहीं हुए, और फिर उनको सॉल्व करती थी। और जब भी नेक्स्ट जैसे वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट जो भी होते थे, उन क्वेश्चंस को तो करके ही जाती थी हमेशा, कि वो क्वेश्चंस तो मैं करके ही जाऊंगी। तो ऐसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। और एट द एंड मतलब मैंने बायो के भी एक पेज में पूरी NCERT के नोट्स बनाए थे कि एट द एंड जब मुझे पेपर देने जाना है, उससे पहले एक नज़र मारने के लिए बस एक पेज, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ऐसे करना पड़ेगा। और इन दी एंड जो लास्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है, तूने टेस्ट सीरीज, स्कॉलर्स के टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट दिए, और तू हर टेस्ट में डाउट्स लेके आती थी। तो टेस्ट अकॉर्डिंग टू यू मिनिमम कितने फुल सिलेबस टेस्ट एक बच्चे को देने चाहिए? लास्ट के 1 मंथ आपको तो कंटिन्यूस फुल टेस्ट देने ही चाहिए। तो आप वीकली तो कम हो जाएगा थोड़ा, उससे ज़्यादा ही देने चाहिए आपको। मतलब 2-3 दिन में एक टेस्ट तो आप करो ही करो। मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 टेस्ट इन दी लास्ट मंथ, अप्रैल। हाँ, ओके, हाँ, तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो मानसी ने आप लोगों को, हम सबको दी है कि MBBS फर्स्ट ईयर में फन लविंग कैसे था, कैसे इन्होंने एंजॉय किया, और सबसे ज़रूरी MBBS इज़ वर्थ इट। थैंक यू मानसी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगेन। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि अगर मेरी बात सुन के मेरे जूनियर्स मोटिवेट हो और एक पॉजिटिव उनके माइंड में बने एस्पेक्ट टुवर्ड्स द MBBS, तो MBBS इज़ वर्थ इट, अगर आप उसको सच में शिद्दत से करना चाहते हो तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।